स्क्विड गेम में प्लेयर्स की डेथ होने के बाद उन्हें एक खतरनाक डिब्बे में रखा जाता है जिस पे एक बॉव होता है जो रिप्रेजेंट करता है ह्यूमन सेक्रीफाइस टू द इलाइट्स। इस बात को आप नज़र में रखें कि इलाइट्स ग्लोबल डिपॉपुलेशन दुनिया भर की जनसंख्या से ऑब्सेस्ड हैं। उनके लिए हर एक मौत एक तोहफा है। इस सीरीज़ के फर्स्ट एपिसोड में जी हुंग अपनी बेटी को एक तोहफा देता है जो ख़तरनाक ताबूत की तरह लगता है। ये उन कई उदाहरणों में से एक है जो पहले से ही आगे होने वाली चीज़ों का संकेत देता है। जब वो इस बॉक्स को ओपन करती है तो हमें पता चलता है कि ये तोहफा एक गन शेप्ड लाइटर है। ये सीन पहले से ही सूचित करता है गन से आगे होने वाली अनगिनत मौतों का, और ये गन फायर सूचित करता है डेड बॉडीज़ का जलना। जी हुंग का अपने बेटी को गिफ्ट देना ये फैक्ट बताता है कि इलाइट्स का एजेंडा है यूथ को अपने पागलपन में शामिल करना। ये माइंड कंट्रोल एजेंडा है। इस सीरीज़ के फाइनल 3 गेम्स में ऑर्गेनाइजर्स वेलकम करते हैं वीआईपीज़ का। ये अल्ट्रा रिच इलाइट्स होते हैं जो ख़ास के इस शो को एंजॉय करने को आते हैं। इनका मास्क सिंबलाइज करता है वाकई में ये लोग कौन हैं। सदियों से इलाइट्स ने एनिमल मास्क का इस्तेमाल किया है। इस पिक्चर के लेफ्ट में इस सीरीज़ का एक इलाइट है और राइट में 1972 में हुए इलाइट बॉल फंक्शन की हेलेना दी रॉथस्चाइल्ड है। ये मल्टीपल फेज मास्क उसी रॉथस्चाइल्ड बाल प्रोग्राम का है। ऐसा ही मास्क आइज वाइड शर्ट में भी इस्तेमाल हुआ है। ये बिल्डिंग की पिक्चर आइज वाइड शर्ट की है। ये रॉथस्चाइल्ड का मेंटमोर टावर का मेंशन है। क्या आइज वाइड शर्ट रॉथस्चाइल्ड से इंस्पायर हुई है? हो सकता है। ये तस्वीर चर्च ऑफ शैतान के ऑफिशियल वेबसाइट से ली गई है जिसमें लोगों ने एनिमल मास्क पहना है। एनिमल मास्क ह्यूमन का एनिमलिस्टिक साइड सिंबलाइज करता है। अब ये जाहिर है ये वीआईपीज़ इंसानों के 2 कोर एलिमेंट्स एनिमलिस्टिक साइड लस्ट और ब्लड के दीवाने हैं। इस सीन में ह्यूमन को फर्नीचर और डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल किया गया है जो कई मायनों में ये बताता है कि ये इलाइट्स हम इंसानों को डिह्यूमनाइज करना चाहते हैं। ये वीआईपी इस वर्कर से अट्रैक्ट हो जाता है और इससे प्लेजर चाहता है। फिर वो इसे अपने रूम में ले जाता है। इसका रूम बहुत कुछ बताता है वीआईपीज़ के इंटेंस सेक्सुअल माइंडसेट को। 5 गेम के बाद 3 ही प्लेयर बचते हैं। इन्हें अच्छे कपड़े दिए जाते हैं और दावत पे बुलाया जाता है। अब ये इलाइट प्लेयर्स बन चुके हैं। ये दावत बहुत सिंबॉलिक है। ये टेबल ट्रायंगल शेप में है जिसके बीच में एक लाइट है और पूरा फ्लोर चेकबोर्ड पैटर्न का है जिसके दोनों साइड में लाइट पिलर्स हैं। ये खुल्लम खुल्ला फ्रीमैसन्स का सिंबल है। ट्रायंगल और सेंटर लाइट ऑल सीइंग आइज को सिंबलाइज कर रही है। चेक बोर्ड ट्विन पिलर्स ये पूरी तरह से फ्रीमैसन के रिचुअल्स को दर्शाती है। ये दावत पूरी तरह से सिंबॉलिक है। फ्रीमैसन चेकबोर्ड फ्लोर में ही अपने सारे रिचुअल्स करते हैं जिनका सबसे पावरफुल रिचुअल है ब्लड सेक्रीफाइस, और वीआईपीज़ भी ब्लड सेक्रीफाइस देखना चाहते हैं। दावत ख़त्म होने के बाद वर्कर्स सब कुछ हटा देते हैं सिवाय नाइफ्स के। फिर प्लेयर्स चाकू के साथ अपने बेड्स पे जाते हैं इसी रिचुअलिस्टिक फ्लोर पे। अगर आप इसकी दीवार को ध्यान से देखें तो आपको इसमें इस सीरीज़ के सारे गेम्स की तस्वीर बनी हुई दिखेगी। ये एक तरह से ये बता रहा है कि नेटफ्लिक्स हमें इंटरटेनमेंट के थ्रू कंट्रोल कर रहा है। नेक्स्ट सीन में एक प्लेयर दूसरे प्लेयर का गला काट देता है और ये ब्लड सेक्रीफाइस कंप्लीट होता है। आखिर में जी हुन ये गेम जीत जाता है और 38 मिलियंस के साथ रियल वर्ल्ड में आता है। मगर क्या वो मज़े से जीता है? नहीं, वो अंदर ही अंदर मर चुका होता है और हर घड़ी उदास रहता है। कुछ समय बाद उसे एक सिंबॉलिक इनविटेशन मिलता है जिसमें लिखा होता है 24 दिसंबर 11:30 स्काई बिल्डिंग 7th फ्लोर। ये मीटिंग स्काई बिल्डिंग 7th फ्लोर पे ठीक क्रिसमस से आधा घंटे पहले होती है। कुछ रिलीजन के हिसाब से 7th हेवन में गॉड और एंजल्स रहते हैं। यहाँ पे जी हुंग को पता चलता है प्लेयर नंबर 1 अल्ट्रा रिच है और क्रिएटर ऑफ द गेम है। सिंबलाइज करता है ये कि वो गॉड है, क्रिएटर है। जी हुंग प्लेयर 1 से पूछता है तुमने इतना बुरा गेम क्यों बनाया? प्लेयर 1 कहता है अगर तुम्हारे पास बहुत पैसा हो तो फ़र्क नहीं पड़ता तुम क्या खाते हो क्या पीते हो, सारी चीज़ें बोरिंग हो जाती हैं। मैं और मेरे सारे क्लाइंट्स हम सब बोर हो चुके थे। फिर हमने डिस्कस किया और ये गेम डेवलप किया अपनी बोरियत से बचने के लिए। प्लेयर 1 के लिए गेम देखना इनफ नहीं था, इसीलिए वो गेम में पार्टिसिपेट किया। वो जिंदा महसूस करता है गेम खेलने से। इस सीरीज़ को रिवॉच करने के बाद मुझे ये समझ में आया
कि प्लेयर 1 का काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा इस गेम में। इसी तरह इलाइट्स हमारे बीच भी कॉमन बन के रहते हैं। फाइनल वोट प्लेयर 1 ही डिसाइड करता है और मर्डर की रात चिल्ला के वर्कर्स को बुलाता है। जी हूँ 7th फ्लोर से एक बदला हुआ इंसान बन के आता है। वो अब बदल चुका है, ये चेंज दिखाने के लिए वो अपने बालों को लाल करता है। अकल्ट सर्कल में रेड सिंबल है सेक्रीफाइस और ट्रांसफॉर्मेशन का। उसके बाद जी हूँ डिसाइड करता है कि वो अपनी बेटी से मिले, मगर वो लास्ट सेकंड में टर्न बैक करता है और इस गेम में रिटर्न करता है क्योंकि वो अब जानना चाहता है कि इसके पीछे कौन है। मगर इसका असल रीज़न ये है कि वो इलाइट्स के इस पागलपन में अब फंस चुका है। वो अंदर से एम्प्टी और डेड हो चुका है, इसीलिए वो थ्रिल के लिए इस गेम में जाता है। उसके बालों का रंग ये डिफाइन करता है। इस सीरीज़ के एंड में ये गेम बंद नहीं होता है, बल्कि विनर वापस से इस गेम में जाता है। ये एक तरह से स्टॉकहोम सिंड्रोम है जिसमें अब्यूज्ड खुद अब्यूज़र बन जाता है, और यही गोल है इस सीरीज़ का, जिसमें व्यूवर्स भी वीआईपीज की तरह इस पागल गेम को एंजॉय किया और इस घटिया सीरीज़ को नेटफ्लिक्स की अब तक की सबसे बड़ी हिट बनाया। अकल्ट्स हमारी सोसाइटी पे रूल कर रहे हैं, अब्यूज़ कर रहे हैं और कंट्रोल कर रहे हैं। ये सीरीज़ भी उनकी माइंड कंट्रोल की एक टेक्निक है और हम उसका हिस्सा बन रहे हैं। मैं किसी दिन उनके माइंड कंट्रोल के एक्सप्लेनेशन पे भी एक वीडियो बनाऊंगा। तब तक मैं चाहता हूं कि आप ये इमेजेस को अच्छे से देखें। अगर मेरे इस वीडियो ने आपको अवेयर किया है तो आप माइंड कंट्रोल से बचें और दूसरों को भी बचाएं। थैंक यू।